दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है वक्त की अदालत में जुल्म सहती नैनीता को क्या मिल पाएगा इंसाफ। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुर्ख लाल जोड़े में सजी नैनीता स्वाग सेज पर बैठी थी, मन में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए हुए। नैनीता के मन में कुछ खुशी, हया, डर, लाज, शर्म, इन सब का मिला जुला भाव था। सुहागरात के बारे में सोचकर वह स्वयं ही लाज से मरी जा रही थी। अचानक ही दरवाज़ा खुला। कमल ने कमरे में प्रवेश किया। नैनीता ने सक पकाकर 2 गज का घूंघट तान लिया, अपने आप को लाल जोड़े में समेट लिया। कमल शराब के नशे में धुत था। बेड पर औंधे मुंह गिर पड़ा और फिर उठा ही नहीं। नैनीता रात भर कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी रही। उसके मन में सवालों का बवंडर उठा रहा था। एक तरफ मन कह रहा था शायद दोस्तों ने पिला दी होगी, कुछ दोस्त होते ही कमीने हैं, इस रात भी नहीं बख्शते। फिर मन में आया पति अगर शराबी हुआ तो जिंदगी नरक बन जाएगी। इन्हीं उलझनों में रात बीत गई। अगले दिन सुबह नैनीता ने नहा धोकर किचन संभाल लिया। सास का तो कुछ अलग ही रवैया है। पहर के तड़के अंधेरे मुंह चिल्लाने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर सबको जगाती है। संयुक्त परिवार में सास ससुर, 2 देवर, एक छोटी ननद रहते हैं। नैनीता एक स्कूल में सरकारी अध्यापिका है। पिता ने बिना कोई खोज खबर निकाले शराबी के पल्ले बांध दी ताकि दहेज ना देना पड़े। दहेज देते भी कहाँ से? एक पुराना खंडर मकान है, उसी में नैनीता के पिता अपनी छोटी बेटी तर्षा के साथ रहते हैं। नैनीता के जन्म के 10 साल बाद माँ ने नैनीता की छोटी बहन तर्षा को जन्म दिया था। नैनीता की माँ को बेटे की पूर्ण जोर चाहत थी जो पूरी ना हो सकी, और माँ ने तर्षा को अपना दूध भी नहीं पिलाया, उसका चेहरा भी नहीं देखा। पुत्र प्राप्ति के वियोग में नैनीता की माँ तर्षा को जन्म देने के 10 दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गई। तर्षा ने अपनी बड़ी बहन नैनीता में ही अपनी माँ का रूप देखा। नैनीता ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दुख ही झेले हैं। धीरे धीरे नैनीता के सामने उसके पति कमल की सच्चाई सामने आने लगी। वह शराबी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पियक्कड़ था। वक्त बीतता रहा। पियक्कड़ पति का वक्त बेवक्त नैनीता के साथ मारपीट भी करने लगा। वह नैनीता से पैसे मांगता, अगर वह नहीं देती तो उसकी पिटाई कर देता था। नैनीता को अपनी सास से भी कोई उम्मीद नहीं थी, वह तो अपने बेटे का ही साथ देती थी। ससुराल की उलझनें कम नहीं थी कि नैनीता पर एक और जिम्मेदारी आ गई। नैनीता गर्भवती हो गई थी और मायके में उसके पिता भी गुजर चुके थे। बहन तर्षा अकेली रह गई थी। किसी सगे संबंधी ने आगे बढ़कर तर्षा की जिम्मेदारी नहीं ली तो नैनीता उसे अपने साथ अपने ससुराल में ले आई। परंतु नैनीता को एक बात का डर हमेशा बना रहता कि कहीं उसका शराबी पति उसकी छोटी बहन को भी अपना शिकार ना बना ले। नैनीता कमल की गंदी नज़र को पहचान चुकी थी। वह तर्षा के लिए घात लगाए बैठा था। नैनीता ने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की। नैनीता ने स्कूल से 6 महीने की छुट्टी ले ली थी। वह सोच रही थी कि जैसे ही वह दोबारा नौकरी ज्वाइन करेगी तो अपनी छोटी बहन तर्षा को किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डलवा देगी, जिससे कमल से उसको खतरा भी नहीं रहेगा। नैनीता अच्छी सैलरी लेती थी। वह अपनी छोटी बहन तर्षा के लिए इतना तो कर ही सकती थी। एक शाम नैनीता के दोनों बच्चे सो रहे थे और उसकी छोटी बहन तर्षा दोनों बच्चों के पास ही बेड पर लेटी हुई थी। नैनीता मकान के ऊपरी हिस्से में रहती थी और मकान के निचले हिस्से में देवर
ननंद और सास ससुर का कमरा था। नैनीता के पास उसकी एक कलीग का फ़ोन आया और वह बात करते करते सबसे ऊपर वाली छत पर चली गई। तभी कमल शराब के नशे में धुत नैनीता के कमरे में दाखिल हुआ। तर्षा को अकेली सोते देख उसने दानव का रूप धारण कर लिया और वह तर्षा पर झपट पड़ा। इसी बीच नैनीता वहाँ पर आ गई। उसने देखा कि कमल ने तर्षा को पकड़ रखा है। नैनीता यह देखकर जल उठी। उसने दरवाजे के पीछे से एक मोटा डंडा उठाया और कमल को तब तक पीटती रही जब तक उसके शरीर में ने जवाब नहीं दे दिया। कमल पहले ही शराब के नशे में धुत था। वह फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ा। फिर यह देखकर नैनीता घबरा गई। उसने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपनी छोटी बहन के साथ रात को ही घर से बाहर निकल गई। करीब 10 बजे थे। सुनसान रोड पर बहुत कम ही व्हीकल चल रहे थे। नैनीता ने ऑटो लिया और पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस के चौकी के बाहर जाकर सहसा उसके कदम ठहर गए। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। चौकी में जाकर क्या रिपोर्ट लिखवाएगी यह वह सोच रही थी। बहन की जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। मैं तो इसका सहारा बनने के लिए इसे अपने साथ लेकर आई थी और अपने ही हाथों इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दूं। कल को बात अगर मीडिया में फैल गई तो तिल का पहाड़ बन जाएगा। लोगों को तो 2 की 4 बनाने में मज़ा आता है। पुरुष प्रधान समाज में सब बहन पर ही कीचड़ उछालेंगे। कोई शादी भी नहीं करेगा तो क्या उस दानव को ऐसे ही छोड़ दूं? यह सब नैनीता सोच रही थी। अंततः नैनीता ने निर्णय किया कि वह तर्षा वाली बात को छुपा लेगी और कमल के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवा आएगी। चौकी में रिपोर्ट लिखवाने लगी तो एक इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं। आप क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय बर्बाद कर रही हैं? हमारे पास रोज़ ऐसे घरेलू झगड़े के न जाने कितने केस आते हैं। कुछ हल नहीं निकलता। माँ बाप तो अलग हो जाते हैं और बच्चों की दुर्गति होती। आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बेहतर होगा आप अपना झगड़ा घर में ही सुलझा लें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके पति को साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी और थोड़ा बहुत जुर्माना लगेगा और फिर वह जेल से छूट जाएंगे। अगर कुछ करना है तो सीधा तलाक ले लीजिए। नैनीता को यहाँ भी मायूसी ही हाथ लगी। ससुराल में किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नैनीता अपने बच्चों और बहन के साथ रात भर चौकी के बाहर सड़क पर बैठी रही। अगले दिन सुबह हुई तो उसने किराए पर एक कमरा लिया। वहाँ पर बच्चों और बहन को छोड़कर वह अपना ज़रूरी सामान लेने अपने ससुराल पहुँची। ससुराल में खामोशी का माहौल था। शायद रात के किस्से की भनक उन्हें लग चुकी थी। किसी ने नैनीता को रोकने की कोशिश नहीं की। वह अपना सामान लेकर कमरे पर आ गई। नैनीता ने सबसे पहले अपनी छोटी बहन तर्षा को एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाया। कुछ दिन बाद नैनीता की स्कूल की छुट्टियां भी पूरी हो गई। उसे बच्चों की देखभाल के लिए एक हेल्पर रखी। स्कूल की कमेटी को रिटर्न में स्वयं के लिए क्वार्टर की डिमांड की। कमेटी ने नैनीता को 2 रूम सेट अलॉट कर दिया। अब नैनीता की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। नैनीता की छोटी बहन तर्षा भी अपनी पढ़ाई में मन लगा रही थी। उस छोटी बच्ची को अपने ऊपर हुए ऐसे हमले से बहुत गहरा सदमा लगा था। एक दिन स्कूल की कमेटी ने नैनीता को नोटिस थमाते हुए कहा, नैनीता जी, हमें शिकायत मिली है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट फर्जी हैं।
पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। स्कूल की कमेटी ने नैनीता के सभी डॉक्यूमेंट का बार बार वेरिफिकेशन किया और सभी डॉक्यूमेंट असली पाए गए। नैनीता ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक रात करीब 10 बजे नैनीता के क्वार्टर की डोरबेल बजी। नैनीता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर 3 जेंट्स और 2 महिलाएं थीं। उन्होंने नैनीता से कहा, कोई बात नहीं की और उसके क्वार्टर में घुस गई। बड़ी स्फूर्ति से छानबीन करने लगे। किचन से लेकर बाथरूम तक छान मारा। सभी खिड़कियां दरवाजे खोल कर देख रहे थे। अलमारी के पीछे, अलमारी के अंदर, हर जगह कुछ न कुछ तलाश रहे थे। 2 मिनट में पूरा घर बिखेर कर रख दिया। नैनीता दरवाजे पर सहमी खड़ी देखती रही। तभी एक अंधेड़ उम्र व्यक्ति ने आकर नैनीता से कहा, सॉरी मैडम, हमें एक जानकारी मिली थी कि आपके क्वार्टर पर कोई पुरुष देर रात आता है, इसलिए तलाशी ले रहे हैं। किसी ने आपके चरित्र पर उंगली उठाई है। लड़कियों का हॉस्टल है तो इंक्वायरी करनी पड़ी। रिस्क नहीं ले सकते, परंतु आपको परेशान करने के लिए हमें खेद है। और वे पांचों हवा के तेज झोंके की तरह आए और सब कुछ बिखेर कर चल दिए। अगले दिन स्कूल का स्टाफ नैनीता को ऐसे देख रहा था मानो उसने कोई घोर अपराध किया है। सभी आपस में कानाफूसी भी कर रहे थे। नैनीता ने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपना रूटीन का काम जारी रखा। प्रिंसिपल मैम ने नैनीता को बुलाया और उसे एक व्यक्ति का नाम बताया जिसने नैनीता के खिलाफ स्कूल कमेटी को भड़काया था। उस व्यक्ति का नाम जानकर नैनीता को विशेष हैरानी नहीं हुई। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान था जो उसका सुख चैन छीनना चाहता था। वह था उसका पति कमल। नैनीता उसे छोड़कर ही नहीं आई थी, बल्कि उसके हाथ पैर भी तोड़कर आई थी और एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी। यह कमल की मर्दानगी को रास नहीं आया। वह कई बार फ़ोन करके नैनीता को धमकी भी दे चुका था कि वह उसे बर्बाद करके छोड़ेगा, उसे चैन से नहीं जीने देगा। नैनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी लगा रखी थी। कमल की लाख कोशिश करने के बाद भी वह नैनीता को स्कूल से नहीं निकलवा पाई। कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला भी आ गया। नैनीता और कमल का तलाक हो गया। कमल को एक भारी रकम मुआवजे के रूप में नैनीता को देनी थी, जिसे देने में वह सक्षम नहीं था। इसलिए कोर्ट ने कमल के हिस्से की जायदाद उसके बच्चे के नाम कराने का फैसला सुनाया और नॉमिनी नैनीता को बनाया गया। अब कमल के हाथ कुछ नहीं रहा। घर वालों ने भी कमल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह दर दर की ठोकरें खा रहा था। बुरे वक्त को भुलाने के लिए इंसान के पास सबसे अच्छा तरीका है कि वह इतना व्यस्त हो जाए कि बुरे वक्त को याद करने का समय ही ना बचे। नैनीता को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का भी शौक था। नैनीता ने खूबसूरत डिजाइनर सूट, चादरें और मैक्सी बनाना शुरू किया। नैनीता के दोनों बेटों ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों बच्चे अपने पिता की यादों को अपने दिल से खुरच कर फेंक चुके थे। नैनीता ने अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने वेतन और सिलाई बुनाई के मुनाफे से एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। नैनीता कई बार मन में सोचती कि औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है और मर्द बीज बोने वाला हल। फसल के लहराने या बर्बाद होने से मर्द को कोई वास्ता नहीं होता। नैनीता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी बहन तर्षा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में की। इतने सालों बाद दूर के रिश्तेदारों से नैनीता को खबर मिली कि कमल चौराहे पर भीख मांगता है और रात को उसी पैसे से शराब पीता है। अब यही उसकी ज़िंदगी है। नैनीता ने गहरी सांस ली। होठ सिले थे, दिल बोल पड़ा, ऐसा इंसान कब तक जिएगा।
ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा के किसी दिन पहुँचेगा भगवान के दरबार में, तो शायद भगवान ही न्याय करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।